एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मेगा गैमेटोफाइट क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बनता किससे है। ये बनता है मेगास्पोर से। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मेगास्पोर्स कैसे बनता है और इसके फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। तो मेगास्पोर्स आगे जाकर मेगा गैमेटोफाइट बनाता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको हम एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म का जो मेगा गैमेटोफाइट होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है और ये अपने न्यूट्रिशन के लिए पूरे तरीके से स्पोरोफाइट पर डिपेंड रहता है। ये वाला पार्ट जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इसको कहते हैं गैमेटोफाइट, और बाकी प्लांट बॉडी को कहते हैं हम स्पोरोफाइट। तो इसका जो मेगा गैमेटोफाइट होता है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। एंजियोस्पर्म्स के एम्ब्रियोसैक को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि एम्ब्रियोसैक कितने मेगास्पोर्स से डेवलप हुआ है, यानी कि कितने मेगास्पोर्स ने मिलकर एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन किया है। उस बेसिस पे एम्ब्रियोसैक 3 तरीके का होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसका बेस देख लेते हैं। तो मोनोस्पोरिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, यानी कि जो केवल एक ही मेगास्पोर से बनता है, यानी एक ही मेगास्पोर इसके डेवलपमेंट में यूज़ में आता है। उस तरीके के एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं मोनोस्पोरिक। और बाइस्पोरिक मतलब जिसमें 2 मेगास्पोर्स काम में आ रहे हैं। और टेट्रास्पोरिक, इसमें ट्राइस्पोरिक नहीं होता, सीधा मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक मतलब जिसमें कि चारों के चारों मेगास्पोर्स आगे काम में है एम्ब्रियोसैक बनाने के। इसका आगे सब डिवीजन होता है और ये सब डिवीजन इस बेस पे निर्भर करता है कि मेगास्पोर फॉर्मेशन में कितने डिवीजन हुए, उस टाइम कितनी न्यूक्लियस ने पार्ट लिया, और फीमेल गैमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इस सब बातों पर इसके आगे फर्दर डिवीजन बेसिस होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो सबसे पहले है इसमें एग एपरेटस। हमने ये पहले भी वीडियो में पढ़ा हुआ था पर हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एग एपरेटस में क्या होता है, 3 सेल होती है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग सेल। तो ये एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल से मिलकर बना होता है। इस एग सेल से ही आगे मेल गैमेट फ्यूज करता है और ये आगे जाकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये सिनर्जिड्स जो होते हैं वो पॉलन ट्यूब पर डायरेक्शन देते हैं। जनरली जो सिनर्जिड्स होते हैं वो बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ही डिसअपियर हो जाते हैं, कि इनका काम होता है मेल को डायरेक्शन देना ताकि वो एक एग सेल की तरफ बढ़ सके। इस सिनर्जिड सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो हुक के जस्ट नीचे की तरफ होता है, और इसमें एक लार्ज वैक्यूल होती है जो कि लोअर पार्ट की तरफ होती है। जबकि एग सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस और ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के लोअर पार्ट की तरफ होता है, और वैक्यूल जो होती है वो अपर पार्ट की तरफ होती है। तो ये था एग एपरेटस। नेक्स्ट है एंटीपोडाल सेल्स। एंटीपोडाल सेल्स जनरली इनका जो लाइफ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। इसमें इंक्रीमेंट जो होता है इसकी साइज में वो बहुत ही सडनली होता है और इसकी नंबर में भी बहुत सडनली इंक्रीज होता है। इसमें भी ये भी 3 सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि एग एपरेटस बना होता है। इसमें जो 2 सेल्स होती है वो तो जनरली बेस पर होती है और तीसरी सेल दोनों के ऊपर होती है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे आगे। और लेकिन इनका अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में इसी तरीके का हो, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि 2 सेल बेस पे होती है और 1 सेल उनके ऊपर होती है। इनका अरेंजमेंट जो होता है, इनकी जो ग्रुपिंग होती है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। इसका काम एब्जॉर्प्शन का होता है और कंडक्शन का होता है। तो ये था एंटीपोडाल सेल्स। नेक्स्ट है पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल। एम्ब्रियोसैक होता है मैच्योर एम्ब्रियोसैक, वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। देखिए कैसे ये होता है एम्ब्रियोसैक। इसके बाहर हम जानते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और उसके चारों तरफ इस तरीके से इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। ये होता है फर्स्ट इंटेग्यूमेंट और ये होता है सेकंड इंटेग्यूमेंट। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की। तो ये वाला पार्ट है ये एम्ब्रियोसैक है और इसके चारों तरफ है ये न्यूक्लियस जो इसको कवर करके रखता है। अब इसमें एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस में एक एग सेल होती है और बाकी दोनों सिनर्जिड सेल्स होती हैं।
इसके अंदर ऐसे फिलामेंट सा होता है। इस इनर्जेट सेल पॉलन को डायरेक्शन देती है कि वो पॉलन ट्यूब अंदर एग सेल की तरफ आए और मेल गैमेट एग से फ्यूज़ करे और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में फ्यूज़ करे। और इसकी अपोजिट साइड होती है यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स। इसमें 2 सेल्स जनरली बेस पर होती है और तीसरी इनके ऊपर होती है। इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट हो सकता है। ये अरेंजमेंट वेरी कर सकता है लेकिन जनरली इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। और सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं। और मैच्योर एम्ब्रियो सैक में इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए 8 न्यूक्लियस, यानी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी एक सेल, ये मिलकर बनाती है 7 सेल्ड। इसलिए जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसको हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ये 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और एक पूरी सेल, इसको हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं। और जबकि 8 न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि सेंट्रल वाली सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये न्यूक्लियस बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं और ये मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n हो गया, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये एक मेल गैमीट यानी कि n, मेल गैमीट n होता है, इससे मिलकर ये 3n स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस 3n स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही आगे जाकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है और ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस तरीके से इसको हम एंडोस्पर्म मदर सेल भी कहते हैं इस सेल को, क्योंकि आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। देखिए जैसे कि यहाँ भी हमने बता रखा है कि ये एंडोस्पर्म को आगे जाके फॉर्मेशन करेगी, इसलिए इसको हम एंडोस्पर्म मदर सेल कहते हैं। और जनरली इसमें 2 न्यूक्लियस आते हैं दोनों डिफरेंट पोल से, एक आता है एंटीपोडल पोल से और दूसरा आता है एग सेल वाली साइड से। तो लेकिन जनरली क्या होता है, जो माइक्रोपाइलर वाली साइड से आता है वो बड़ा होता है साइज़ में। उसके बाद में ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं न्यूक्लियाई। ये जो पोलर न्यूक्लियस होता है फ्यूज़न कर लेता है। या तो हो सकता है कि पोलर ट्यूब की एंट्री से पहले ये दोनों फ्यूज़ कर लें, या फिर जब उसकी एंट्री हो रही है उस टाइम ये फ्यूज़ करे, या फिर जब उसकी एंट्री हो चुकी है तब ये फ्यूज़ करे। लेकिन ये फ्यूज़ ज़रूर होंगे क्योंकि इससे ही आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होएगा। ये जो सेंट्रल सेल होती है वो एम्ब्रियो सैक की लार्जेस्ट सेल होती है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा ही था, सबसे बड़ी सेल होती है। और इसके बाद रिजल्टेंट के फॉर्म में बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब मेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो जाता है और ये आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तब ये थोड़ा सा एग सेल की तरफ आ जाता है और ये एंटीपोडल सेल से दूर चला जाता है। और ये दूर किसकी हेल्प से होता है, लार्ज वैक्यूल की हेल्प से। तो लार्ज वैक्यूल की वजह से ये एग के पास हो जाता है और एंटीपोडल सेल से दूर चला जाता है। और अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंटर में सिचुएटेड रहता है तो ये एग सेल्स एग अपरेटस से कनेक्शन दिखाता है। किसके हेल्प से, एक साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड की हेल्प से। एक मोटा सा थिक स्ट्रैंड होता है साइटोप्लाज्म का, उसकी हेल्प से ही कनेक्टेड रहता है एग अपरेटस से। सेंट्रल सेल की जो वैक्यूल होती है वो एक्ट करती है अमीनो एसिड, शुगर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रिजर्वोयर की फॉर्म में। इस तरीके से इसकी जो वैक्यूल होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये था फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द डी को बॉटनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।